बहुत समस्या है। यहाँ ठंड देश, तो ऐसे ठंड देशों में वनस्पति को वृद्धि करना, वनस्पति को बढ़ाने के लिए, वनस्पति को आगे ज्यादा से ज्यादा विकसित करने के पॉइंट से इन देशों में ग्रीन हाउस तकनीक का प्रयोग किया गया, विकास किया। इसके बाद ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ये मैंने बताया आपको, जिसमें मैंने आपको बताया कि ग्रीन हाउस तकनीक से ये देखा गया कि जो संरचनात्मक भवन बनाए गए थे वहां पर गर्मी हुई और जिसकी वजह से उस स्थान का साधारण तापमान उड़ गया। साधारण तापमान बढ़ने की वजह से उस स्थान पे साग सब्जियां फल गई और पनप गई। जब ऐसे ही कुछ हमने प्रदूषण के कारण पृथ्वी के ऊपर बढ़े हुए तापमान के आधार पर देखा, हमने देखा कि पृथ्वी के ऊपर प्रदूषण की वजह से कुछ ऐसी गैसें हैं जो पृथ्वी को घेर ली हैं और इन गैसेस की वजह से पृथ्वी का सामान्य तापमान, ठीक है, वो इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, जिसकी वजह से पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या और उससे उत्पन्न विभिन्न अन्य समस्याएं हमें देखने को मिल रही। परिणाम स्वरूप इस तकनीक को ग्रीन हाउस के तकनीक पर आधारित होकर ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम दिया, ठीक है, जिसमें ये देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैसेस में मेजर रोल तो मीथेन इत्यादि का है, लेकिन ग्रीन हाउस एलिमेंट के रूप में देखा जाए, तत्व के रूप में देखा जाए तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया, जल वाष्प या जल कण की बढ़ने की वजह से जो रेडिएशन से उनका अवरोधन ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो ताप है वो तापांतर यानी पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पाया, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ताप बढ़ गया। इसलिए बादल यानी वाटर वेपर को इसका मूल तत्व माना गया, जिसकी संख्या बढ़ने से, जिसकी मात्रा बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और पैदा हो गई, जो इसमें मूल रूप से अपना रोल यानी भूमिका अदा करने के लिए उत्तरदायी माना। ठीक है, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था ग्रीन हाउस इफेक्ट। जिन लोगों ने इसका वीडियो नहीं देखा, मैंने 2 पार्ट में इस वीडियो को शेयर किया हुआ है, क्लास 6 पार्ट 1, क्लास 6 पार्ट 2। आप लोग ग्रीन हाउस और ग्रीन हाउस इफेक्ट का वीडियो देख लीजिएगा और कोशिश करा करिए सब लोग इसको पूरा देखें। मैंने देखा ज्यादा से ज्यादा 10, 12, 15, 20 लोग देखते हैं। अब क्लास में अगर 70 बच्चे हैं और सब नहीं आ रहे हैं, उसके बाद वीडियो देखने वाले कुछ वीडियो तो ऐसे जो 5 या 6 लोग देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, वो तो गलती से आपसे क्लिक हो जाता होगा और फिर उसके बाद आप बंद कर देते होगे। तो चलिए ठीक है, आपको मेरी आवाज नहीं पसंद है, पर जो उसमें बातें बताई गई हैं वो तो आप जान दो, ठीक है। तो मेरी बातों को समझ लीजिए। अगर आप क्लास प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो उसको सुनिए, समझिए, कान में ईयरफोन लगा लीजिए। अगर आवाज धीमे आती है तो एक रास्ता ये भी है कि एक स्पीकर खरीद लीजिए, उसको अटैच कर लीजिए। JBL का 3 वाट का स्पीकर 200-400-500 रुपए में मिल जाएगा। 10 वाट का स्पीकर 1000 रुपए तक आता है। 20 वाट का स्पीकर 1100-1200 तक में आ जाता है, जिसमें पूरा मोहल्ला सुन लेगा मेरी बात, ठीक है। लोग कहते हैं आवाज नहीं आती, तो आपके मोबाइल का स्पीकर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अभी मैंने 20 वाट का एक स्पीकर खरीदा है, श्रेया की क्लास जब चलती है तो पूरा 2 मोहल्ला तक सुनता है, ठीक है। लगा देता हूँ नीचे तक, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा घर सुनता रहता है कि हाँ क्लास चल रही है। तो आप लोग भी स्पीकर ले लीजिए और आवाज को बढ़िया से बना लीजिए, क्योंकि अब ऑनलाइन तो खबर है, ऑनलाइन कितने दिन बर्दाश्त करना होगा ये कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए, कुछ कह रहे थे राज? फास्फोरस एक इम्पोर्टेंट तत्व है जो जीवन के चक्र को बनाने में, जैव व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। अतः इसके संबंध में कुछ मैटर है, देखिए, नोट्स को देखते चलिएगा। फास्फोरस या फॉस्फेट्स पौधों और जानवरों के माध्यम से जल्दी से फैलता है। तो जो फॉस्फेट्स हैं वो पौधे और जानवरों के माध्यम से फैलता है। हालांकि मिट्टी या महासागर के माध्यम से फास्फोरस को स्थानांतरित करने वाली प्रक्रिया बहुत धीमी है। फास्फोरस चक्र को सबसे धीमी जैव रासायनिक चक्रों में से एक माना जाता है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन आप समझिए, ये आप एनवायरनमेंट भले ही पढ़ रहे हो, पर ये कहीं ना कहीं से ज्योग्राफी है, आधा से ज्यादा ज्योग्राफी है और केमिस्ट्री है। ज्योग्राफी है, केमिस्ट्री है, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसको केमिस्ट्री पढ़ के समझिए। केमिस्ट्री जिसने ना पढ़ा हो वो समझ लीजिए कि अब इसमें केमिस्ट्री सीखेगा थोड़ा बहुत। तो अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में, जैसे यहाँ पर जैव रासायनिक चक्रों में सबसे धीमा माना जाने वाला चक्र है और वो है फास्फोरस चक्र, ठीक है। देन वैश्विक फास्फोरस चक्र में 4 प्रमुख प्रक्रियाएं शामिल हैं। अब फास्फोरस एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जीवन के तत्व को बनाए रखने के लिए।
इसमें सबसे ज्यादा जो फास्फोरस का गति होती है, यानी फास्फोरस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो जीवों की गति करने से होती है। जैसे पौधे हैं, उनके सड़ने से, गलने से उनके अंदर का फास्फोरस का तत्व इधर उधर विलीन होगा, या जो जानवर हैं उनके मरने से जीवों का जो है कहा जाए बायो वेस्ट, उससे यहाँ से फास्फोरस के तत्व निकलते हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। हाँ, ये नदियों से, तालाबों और तालाबों से कहा जाए तो नदी, तालाबों, झरने से निकल के समुद्र तक भी पहुंचता है, लेकिन इसकी गति बड़ी मंद होती है। इस माध्यम से तीव्र गति से बढ़ता है। इसके बाद अब विश्व में वो कौन-कौन से तरीके हैं, वो प्रक्रियाएं हैं जिनसे कि फास्फोरस तीव्र गति से फैलता है या कहाँ से फास्फोरस निकलता है। तो जो पहला माना जा रहा है वो है टेक्टोनिक उत्थान और तथा फास्फोरस युक्त चट्टानों से निकलने की एपेटाइट का सतह पर अक्षय अपक्षय होना। तो टेक्टोनिक उत्थान, टेक्टोनिक्स क्या है? प्लेट का टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स जानते हैं? इसको पहले समझिए, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, क्योंकि तो अभी बहुत बार ये वर्ड आएगा। तो हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी जब प्रारंभ में बिग बैंग थ्योरी जिसके अनुसार ये माना जाता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के विखंडन से हुआ, यानी सूर्य से निकली है, और ये हजारों लाखों करोड़ों साल पहले ऐसा हुआ रहा होगा। ये अनुमान पर आधारित बेस्ड है थ्योरी, ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी पर कोई वीडियो लगी थी और वीडियो के अनुसार देखा गया। अतः ऐसा एजम्पशन किया जा सकता है कि पृथ्वी सूर्य का अंश है, और पृथ्वी नहीं, चंद्रमा और पृथ्वी के अलावा और जितने ग्रह हैं ये सब सूर्यांश हैं जो सूर्य से विखंडित होकर के निकले और सूर्य के ग्रेविटेशनल पुल में आकर ये टहलने लगे या इनके इर्द गिर्द घूमने लगे। अभी जब पृथ्वी इन सब से निकला तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पहले प्रारंभ में 7 बड़े बड़े खंड थे, 7 बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े। जैसे चंद्रमा एक पत्थर का टुकड़ा है, उसी तरह से पृथ्वी जो है वो 7 बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, और ये धीरे धीरे प्रक्रिया में एक दूसरे से करीब आए और एक दूसरे से मैग्नेटाइज्ड हुए और जुड़ गए। धीरे धीरे इनके बीच की दूरियां इस प्रकार से मिट गई जैसे ये एक पिंड के रूप में समा गए। लेकिन कहीं ना कहीं से हल्की हल्की दरारें या झर्रे तो अभी भी विद्यमान हैं, जो पृथ्वी के गर्भ में दिखाई देते हैं या हो सकते हैं, और ये पत्थरों में हल्का सा भी मूवमेंट ऊपर अर्थक्वेक निर्मित करता है। इन पत्थरों के मूवमेंट से, टेक्टोनिक्स मूवमेंट से, इन पत्थरों को प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाएगा। प्लेट के मूवमेंट से पृथ्वी में भूकंप, सुनामी जैसी गतिविधियां देखने को मिलता है। अब अगर हम जरा एक बार को वर्ल्ड के मैप पे चलिए, मैं आपको एक वर्ल्ड मैप पे लिंक करता हूं। हाँ, नाउ अब आपके स्क्रीन पे एक वर्ल्ड मैप मैं दिखा रहा हूँ, इस पे देखिएगा तो आपको कई टुकड़े दिख रहे हैं। ये इस प्रकार से समझिए, तो ये नॉर्थ अमेरिका का एक प्लेट हो गया, ये साउथ अमेरिका का एक प्लेट है, ये अफ्रीका का एक प्लेट है। आप लोग यहाँ जो बैठे हैं आप लोग सीधा सीधा इधर देख सकते हैं, मैप लगा है, ठीक है ना। ये अफ्रीका का प्लेट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एशिया का प्लेट है, जिसे हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं।
और ये एक ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख रहे हैं ये सारे 7 पत्थर के टुकड़े माने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ऊपर वाला मिला के 7 हो जाता है। अब ये पत्थर के टुकड़े हैं, ऐसा माना जाता है कि ये पत्थर के टुकड़े पहले क्लोज अवस्था में थे, फिर धीरे धीरे ये एक दूसरे से दूर होते गए। अब एक दूसरे से दूर हुए हैं, यह बात की काफी प्रामाणिकता दिखाई देती है। कैसे, किस तरीके से? इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम पृथ्वी के इस हिस्से को देखें तो यहाँ इंडिया का आप ये जो खंड टूटा सा देखते हैं, तो आप इसको इससे मिलान करिए ऑस्ट्रेलिया के नीचे के हिस्से। देख रहे हैं आप? ये देखिए, तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों हिस्सा एक दूसरे से भागा। ऑस्ट्रेलिया और भारत का साउथ का हिस्सा, ये लगभग एक पत्थर के 2 टुकड़े दिखाई दे, चटका और पत्थर इधर भागा और एक पत्थर ऊपर की ओर। समझ रहे हैं? ऐसे ही कुछ हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप देखें तो ये हिस्सा देखिए, ये हिस्सा और ये हिस्सा दिख रहा है? समझ में आ रहा होगा इन दोनों हिस्सों के बीच में ये दिख रहा है कि कट, ये जैसे कोई पत्थर तोड़ा जाए इस तरह से बीच से क्रैक हुआ, और साउथ अमेरिका और अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ये दोनों जो है एक ही पत्थर के 2 टुकड़े दिखाई दे, मूवमेंट हुआ। कुछ ऐसे ही हमें हर जगह कहीं ना कहीं से दिखता है। तो पहले ये सारे एक पिंड थे और धीरे से क्रैक्स हुए। अब कई चीजें हो सकते हैं, हो सकता है कि ये 7 पत्थर एक दूसरे से मूवमेंट पानी के आने की वजह से हुआ हो, जैसे पानी की मात्रा बढ़ा तो ये काफी हजारों लाखों वर्षों में एक दूसरे से दूर होते गए। इनमें किसी भी कारणों से ये दूरी हो सकता है। तो ये टेक्टोनिक्स है, ये प्लेट टेक्टोनिक्स यानी प्लेट्स का मूवमेंट है। ठीक है, तो अब चलते हैं वापस अपने नोट्स की ओर। तो वही बात यहाँ पे बताने की है कि टेक्टोनिक का उत्थान, आप ये टेक्टोनिक उत्थान मतलब समझिए, जो प्लेट्स के उठाव से, मूवमेंट से फास्फोरस युक्त चट्टानों का निकलना। जैसे कि अब ये प्लेट्स हैं, अब जब ये बड़े बड़े पत्थर है, पिंड है, जब मूवमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो फास्फोरस युक्त चट्टान है वो पृथ्वी के अंदर से, गर्भ से बाहर आए। हेलो, हाँ, हाँ, तो मूल मुद्दे पे चलते हैं। जहाँ टेक्टोनिक का उत्थान और फास्फोरस युक्त चट्टानों का निकलना, जैसे एपेटाइट का सतह से अपक्षय होना। तो एपेटाइट जो पत्थर है जिसमें फास्फोरस ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रहती है, उसके अपक्षय यानी कि उसके बैठने से, उसके झरने से, उस पत्थर के झरने से फॉस्फेट का निकलना होता है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से फॉस्फेट का पृथ्वी पर बाहर आना माना जा सकता है। दूसरा, फॉस्फोरस युक्त चट्टानों का भौतिक क्षरण यानी कि फिजिकली उसका क्षरण होना। तो फिजिकली क्षरण होना, जैसे बारिश से क्षरण हो रहा है, बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं जिनसे कि वो धीरे धीरे पत्थर झड़ रहे हैं। और रासायनिक और जैविक अपक्षय होना। अब केमिकल्स का भी गिरना। अब केमिकल्स का कैसे गिरना? जैसे एसिड रेन इत्यादि हो रही है, तो एसिड रेन वगैरह से क्या हो रहा है, वो रेन जिसमें एसिड के तत्व में पत्थर पे गिरेगा तो पत्थर को वो एक प्रकार से गला देगा, झरा देगा, तो उसके कण पृथ्वी पे फैल रहे हैं। जैविक अपक्षय होना, जिससे बड़ी मात्रा में घुलित एवं कण फास्फोरस का मृदा, झीलों और नदियों में विलय होना। तो धीरे धीरे वो झरझर के पत्थर फास्फोरस की क्या है, वो मैदान या झीलों तक, मिट्टी में या झीलों तक, नदियों में, समुद्रों तक फैल रहा है। तो ये फास्फोरस के स्रोत है। अगला है फास्फोरस की नदी और उपसतह परिवहन के माध्यम से विभिन्न झीलों, महासागरों तक फैलना। तो नदियों के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से, यानी एक स्थान से ट्रांसपोर्ट करते करते नदियों में होते 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 महासागरों तक चला जाना। पार्कुलेट फास्फोरस, पार्कुलेट का मतलब समझते हैं, हैवी एलिमेंट, भार तत्व। पार्कुलेट का मतलब होता है भार तत्व। ऐसे तत्व जो बहुत छोटे कण हैं, इतने छोटे कण कि हमारी आंखों से नहीं दिखेंगे, लेकिन वो छोटे हैं और भारी हैं।
जिसकी वजह से वो हवा में तैर रहे हैं। अब ऐसे ही लोहे के कण इतने छोटे, सिलिकॉन के कण, लेड के कण इतने छोटे, जो कि देखा जा सकता है। आपको उस अवस्था में मिलेगी और गैसीय अवस्था में मिलेगी। लोहा भारी भी है, ठीक है, उसका वेट है, वो पृथ्वी से चिपका हुआ है गुरुत्वाकर्षण के। लेकिन अगर हम उसको इतने छोटे टुकड़े कर दें, इतने छोटे कि वो अणु के रूप में छोटे विद्यमान हो जाए, नैनो पार्टिकल्स के रूप में छोटे छोटे, तो लोहे का तो अस्तित्व रहेगा ही रहेगा। लेकिन इतने हल्के मास होने के बाद वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग में टहलेगा, ठीक है, वो पृथ्वी के बाहर नहीं निकल जाएगा, लेकिन हाँ वो सराउंडिंग में टहलता है। इसी तरह से लेड है, तो वो भी भारी है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में तैरता है। तो फास्फोरस भी पत्थर का एक अंश है, फॉस्फेट्स पत्थर के टुकड़े हैं, अंश है। ये क्या हो रहा है, ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इतने छोटे होने की वजह से इधर उधर गर्दे में विलीन, इधर उधर है। तो वही यहाँ पे कि पार्कुलेट मैटर के रूप में भी फॉस्फेट उपस्थित, जैसे ऑर्गेनिक पदार्थ और ऑक्साइड्स, यानी ऑक्साइड्स के रूप में, या जैविक पदार्थ। ऑर्गेनिक क्या है, जैविक पदार्थ, जैव के तत्व, ठीक है, जैविक पदार्थ। ऑर्गेनिक खनिज, जो जैविक खनिज है। अब जैविक खनिज कैसे, जो वेस्ट होता है उसमें भी खनिजता होती है, तो जीव के अंश तत्व में उनमें खनिज, तो उनमें फॉस्फेट दिखाई देगा। हमारे शरीर में ही एक प्रकार से रक्त में भी फॉस्फेट और तमाम चीजों में हमारे अंदर फॉस्फेट भी होता है। आप अगर पूरा डिटेल स्टडी करें, माइक्रोस्कोपी स्टडी करें, तो फॉस्फेट्स की कमी है या आयरन की कमी है, सब कुछ कहीं ना कहीं से दिखता है। तो देखिए ना, जो चीज बाहर पड़ा है लोहा, वो अंदर शरीर के अंदर भी पड़ा है, उसका स्वरूप अंदर छोटे छोटे अंश के रूप में। वैसे ही विद्यमान कहाँ कहाँ है, तो वही कह रहे हैं पार्कुलेट मैटर्स में आपको दिखेगा, जैविक पदार्थ में दिखाई देगा, ऑक्साइड्स के रूप में दिखाई देगा, ऑर्गेनिक यानी जैविक खनिजों में से जुड़े फॉस्फेट्स, ये सब फॉस्फेट्स का अवसादन एवं अंततः समुद्र में अवसादित होता है, और ये सब कुछ अंत में समुद्र में जाके सेडिमेंट तक हो जाता है, बैठ जाता है। तो धीरे धीरे आप समुद्र की तलछटी में जाएंगे तो जितना दुनिया भर का, अभी एक वीडियो में देख रहा था, उसमें गोताखोर जो अंदर जाते हैं, तो उन्होंने रिसर्च करके पहले से 20 साल में बड़ा अंतर है। 20 साल पहले समुद्र के अंदर के पानी के जो तत्व थे, जब तलछटी में जाते थे तो बहुत साफ पानी रहता था, लेकिन अब वहां पे लोग देख रहे हैं कि समुद्र के अंदर कितना कचरा, इतना कचरा हो रहा है कि वहां पर जो जमीन है, तलछटी है, वो पटती जा रही है धीरे धीरे कचरे से। लोहा से लेकर हर पदार्थ आपको मिलेगा, अन्नी पन्नी सब। अब सोचिए क्यों, क्योंकि दुनिया के जो भी देश है, जितना भी कचरा है, रिसाइकिल कर लो या ना रिसाइकिल करो, क्योंकि कुछ ही रिसाइकिल होता है, बाकी तो सब साइकिलिंग करते हुए पहुंचता है नदियों में और तालाबों में, और पहुंचते पहुंचते समुद्र में पहुंच जाता है। तो ये देखा जा रहा है कि सारा कचरा समुद्र में इकट्ठा हो, और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर मान लीजिए रिसाइकिल भी कर लिया, तो उस कचरे को कहां करेंगे, क्या करेंगे, कहां रखेंगे? कहीं इजी क्या है, डंपिंग करना, और ओपन क्या है, समुद्र। अभी आप गणपति की पूजा करते हो, गणपति बप्पा रे मोरया, खूब बढ़िया डांस करते हुए जाते हो, कहां जाते हो, समुद्र में जाकर के गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन कर देते हो। अब जो उसमें पेंट लगा है, आजकल आधुनिक पेंट, कच्ची मिट्टी का तो नहीं रह गया। हम लोग भी घर में जो पूजा करते हैं गणेश लक्ष्मी की, तो फिर क्या करते हैं, उसको ले जाकर के उत्सर्ग कर देते हैं, नदी में डाल देते हैं, सहरा देते हैं। तो उसमें जो पेंट्स लगा है, वो सब आजकल आधुनिक पेंट्स हैं, सब ऐसे पेंट है जो कहा जाए ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक तत्व है। अब ऐसे तत्वों के साथ अगर वो केमिकल बाउंस पानी में जाएगा, तो पानी में जो छोटे छोटे जीव हैं, जब ऐसे केमिकल्स का सेवन करेंगे तो मरेंगे, और इस प्रकार से पानी के जीवों का हत्या होगा। अब एक प्रकार से देखें तो ये जो हम कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार से गलत है, और इस तरह से जो समुद्र है और नदी का पानी है, वो पॉल्यूट हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। वही स्थिति यहाँ पर देखने को, कि ये जो पार्कुलेट मैटर्स हैं, वो समुद्र में अंत में जाकर अवसादित होते हैं, सेडिमेंट होते हैं। तो अभी इस पर बहुत ज्यादा कभी डेप्थ में नहीं पूछा गया है, लेकिन चूंकि साइकिल्स में आपको पढ़ा रहा हूँ, ओजोन साइकिल पे बहुत क्वेश्चन पूछा गया, नाइट्रोजन साइकिल पे अक्सर क्वेश्चन पूछता है, कार्बन साइकिल पे जरूर पूछता है,
तो 2 एक साइकिल छोटे छोटे हैं जिन्हें छोड़ देना उचित नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर उनको कवर कर दिया। तो फास्फोरस साइकिल इतना ही काफी है। ऐसे तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें बस जितना जरूरत है उतना पढ़ना है। चलते हैं आगे। दैट इज सल्फर साइकिल। कौन सो रहा है? फिर तुम सो रहे हो? हाँ, कल भी सब प्रोसेस है जिसमें धीरे सल्फर का कलेक्शन करने का प्रक्रिया देखा गया है। जल के माध्यम से जीवित प्रणालियों के बीच गतिमान रहता है, और सल्फर जो है जल के माध्यम से देखा गया है कि जीवित प्रणालियों के में गतिमान होता है, लेकिन बढ़ता है, चलता है। इस तरह के जैव रासायनिक चक्र भूविज्ञान में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे कई खनिजों को प्रभावित करते हैं। तो ये जो सल्फर है ये कई एक मिनरल्स को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। जीवन के लिए बायोकेमिकल चक्र बहुत महत्वपूर्ण है, और ये मैंने आपको बताया था कि बायोकेमिकल या बायो केमिकल तत्व जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सल्फर एक आवश्यक तत्व है जो कि कई प्रोटीन और सल्फर यौगिकों का एक घटक होने के नाते, अब चूंकि सल्फर स्वयं में क्या है, एक प्रोटीन का कंपाउंड होता है, विभिन्न सूक्ष्म जीवी श्वसन में ऑक्सीडेंट और रिएक्टेंट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीजन को देने में, और रिडक्टेंट्स यानी ऑक्सीजन हटाने में। तो ऑक्सीजन को लेने में, ऑक्सीजन को होने देने में, और ऑक्सीजन को हटाने में, दोनों ही रूप से सल्फर कई जगह महत्वपूर्ण होता है। सूक्ष्म जीवी श्वसन यानी छोटे छोटे जीव जो श्वसन कर रहे हैं। अब आप सोचिए, कभी मक्खी है, उसको देखिए तो वो भी तो सांस लेता है, मच्छर है बेचारा, वो भी तो सांस लेता है, कोरोना वायरस भी तो एक बेचारा जीव है। मच्छर सांस नहीं लेता है सर, मच्छर काटता है। हाँ, वायरस बेचारा वो भी तो जी रहा है ना, तो करके बेचारों पर दया करना चाहिए, और लोग वायरस को मानने लगे। बहुत गलत काम, सब पापी है, टहल रहे हैं दुनिया में। वो भी ऑर्गेनिज्म है सर। सर वो भी ऑर्गेनिज्म है सर, वो भी घर ढूंढता है ना सर। बताओ कितने लोग पापी हैं? एग्रीकल्चर भी नहीं करना चाहिए सर, एग्रीकल्चर भी नहीं होना चाहिए। खाना पीना बंद कर दो। सब कुछ खा जाते हो, मूली पत्ते खा जाते हो, जड़ खा जाते हो, जीने ही नहीं देते किसी चीज को, क्या कहा जाए। खैर सब पापी हैं। तो कुल मिला करके कुल मिला के ऑक्सीडेंट और रिएक्टेंट्स का मतलब हुआ कि जो छोटे छोटे जीव तंत्र हैं जिनमें ऑक्सीजन को देना लेना की प्रक्रिया, सब में सल्फर का इस्तेमाल होता है। वैश्विक सल्फर चक्र में विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था के माध्यम से सल्फर प्रजातियों के परिवर्तन शामिल है। अब वैश्विक सल्फर चक्र यानी विश्व में जो सल्फर का साइकिल देखा जा रहा है, इसमें विभिन्न ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन के या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का जुड़ना, ठीक है, कई तरीके से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का जुड़ना, ये क्या है, विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था के माध्यम से सल्फर प्रजातियों के परिवर्तन है। यानी सल्फर के कई एक जो है कैटेगरीज विकसित हो जाते हैं, जो भूवैज्ञानिक और जैविक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जीवन के जीने की प्रोसेस में या पूरे जीव तंत्र के चलने के प्रोसेस में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब जरा देखें तो क्या क्या कौन कौन महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो हम लोग चलते हैं पेज नंबर 22 में, और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसी के ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड, इसका प्रमुख कार्य फलों और मेवों को सड़ने से बचाना है। ठीक है, तो यहाँ पे छूट गया है सड़ना, लिख लीजिए। इसका प्रमुख कार्य फलों और मेवों को बचाना है। बचाना है में भी बात समझ में आ जाती है, ठीक है ना। और लेकिन कैसे बचेगा, सड़ने से बचेगा। अतः यह एक संरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो ये प्रिजर्वर के रूप में, इट वर्क्स एज अ प्रिजर्वर, प्रिजर्व करता है यानी कुछ संरक्षित करता है। तो आप सोचेंगे कि कैसे प्रिजर्व करता है। भाई केमिकल का भी बड़ा योगदान है हमारे जीवन में, सल्फर का बहुत बड़ा योगदान है। अब केला आया, इफराद, भाई जब मौसम आया तो इफराद आया, अंगूर आया, इफराद आया। आप देखते हैं बंच में पूरा मौसम में फल खिल गया,
अब केले का पेड़ लगाया आपने, 6 महीने बाद देखा कि केले के बौर आ गए और देखते देखते केला उसमें काफी बड़ी मात्रा में आ गया। अब वो सब एक साथ बढ़ रहे हैं, एक साथ बढ़ रहे हैं, एक साथ बढ़ रहे हैं। एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों पेड़ों में एक साथ केले एक मौसम में आ गए। अगर ये लोग बीच बीच में आते, हर दिन 2-4 तो देते, साल भर खाएं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक साथ पूरा एकदम केला। आम आया तो फिर आम आया आम, जामुन आया तो जामुन, लीची तो लीची। अब ये जो फल है सब इकट्ठा टूट पड़े। अब मान लो कि हम आम का मौसम आया तो आम को भाई खराब हो जाएगा, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने में पक जाएगा, पक के सड़ जाएगा। कुछ का तो फल, कुछ को तो काट करके हमने क्या किया, उठा के अचार डाल दिया, कुछ का हम जूस बना के पी गए, कुछ को खा गए, खाने में खा गए, कुछ को हम निचोड़ के पी गए, खा गए। फिर बचा तो सुबह खा लिया, फिर बचा तो दोपहर खा लिया, फिर बचा तो शाम खा लिया। 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन खा गए, खाना छोड़ आमे आम खाना, आमे आम खाना शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ, 4 दिन बाद हम कहाँ मिलेंगे, 3 बाई 3 का कमरा होगा, ठीक, हाथ में लोटा होगा तो पता चलेगा कि आदमी का क्या हाल बुरा होगा, मोटा होगा, ठीक है। तो अब सब कुछ देखा जाए तो भाई केला भी ऐसे ही है। केला बेचारा आया एक हाथ में, आपका केला फल तो ऐसा फल है कि उसको क्या कहा जाए, हलवा है, उसमें कुछ भी नहीं करना, छीलो खा जाओ, मीठा अलग होता है, खाए चले गए 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 2-4 दिन, 5 दिन इकट्ठा, पेट एकदम जाम हो गया, आते सूख गई, डॉक्टर क्या पहुंचेंगे, ठीक ना। कुल मिला करके ऐसे खाया जाए कि चलता रहे हिसाब, जब तंत्र बना रहने, केला खा के इंसान सब चले जाएंगे और आम खा के सब लोग निचुड़ जाएंगे। इसलिए लिमिटेड। अब फल या तो फिर फेंक दो, तो फेंक देंगे, जितना खा पाओ उतना फेंक दो, एक ये रास्ता है। अब फेंक देंगे तो फिर अगला सीजन तक इंतजार करो और खाद्य सामग्री भी फेंकना पड़ेगा, तब रास्ता विकास का हुआ और सल्फर डाइऑक्साइड का डेवलपमेंट हुआ। ये सल्फर का क्या फायदा है कि सल्फर के पाउडर को छिड़क के अगर हम फलों को लगा देंगे तो वो सड़ने से बच जाएंगे, गलने से बच जाएंगे। कारण क्या है, कई जगह ये ऑक्सीडेंट का काम करता है, कई जगह रिडक्टेंस का काम करता है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा देर तक, और पाउडर की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन केले के समीप पहुंच नहीं पाएगा, फल के समीप पहुंच नहीं पाएगा। ऑक्सीजन ही सड़ाने के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन मिल जाता डायनासोर को, जब दब गया था अंदर, तो सड़ जाता, बेचारे को मुक्ति मिल जाती, लेकिन वो दबा, सड़ नहीं पाया, तो क्या हो गया, वो गल नहीं पाया, और सड़ गल ना पाया तो उसका तेल निकल आया, जिसे बाद में हमने स्टोव डाल के खींचा और गाड़ी में डाल दिया और अपने एलपीजी सिलेंडर में डाल के रोटी से के खा लिया। कार्बन था, कुछ भी था, सड़ नहीं पाया। कोई भी तत्व अगर सड़ जाएगा तो इस प्रकृति के विलीन तत्वों में विलीन हो जाएगा, लेकिन सड़ नहीं पाया ना। जैसे कोई जीव तत्व मर जाए तो वो सड़ जाएगा धीरे धीरे, प्रकृति में उसका तत्व विलीन हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन अगर उसको आप उठा करके 3 लाख वर्ष तक अंदर दफन कर दीजिए तो वो पेट्रोल बन जाएगा, भले एक बूंद बनेगा, क्योंकि वो सड़ नहीं पाया। सड़ने के लिए उत्तरदायी क्या है, ऑक्सीजन। सड़ने के लिए उत्तरदायी क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पहुंच ना पाएगा तो फिर वो बच जाएगा सड़ने से। तो केले तक या फल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो केला या फल सड़ नहीं पाएगा। अब कब तक नहीं पहुंच पाएगा, जैसे पाउडर लगा के रखा जा रहा है एक लिमिटेशन तक, और हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, तो महीनों हम सुरक्षित कर ले गए, प्रिजर्व कर ले गए, और फिर केले को साल भर प्रिजर्व करके खाए चले जा रहे हैं। आम को हम यहाँ से उठा के अमेरिका तक भेज जाए पूरा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है व्यवस्था हो पाई सल्फर की वजह से। तो सल्फर जो है वो इस प्रकार से फलों को सड़ने से बचाता है, अतः यह एक संरक्षक प्रिजर्वर के रूप में कार्य करता है। इसका प्रयोग प्रमुखतः वाइन बनाने के लिए किया जाता है, और यह एक ब्लीचिंग एजेंट है। तो ब्लीचिंग एजेंट जैसे रंग उड़ा देता है, ऑर्डर लेस कर देता है, ऑक्सीजन को अवशेषित कर लेता है, इसलिए इसे ब्लीचिंग एजेंट कहा जाएगा, जो ऑक्सीजन को अपने अंदर अवशेषित कर लेगा। और ये कलरलेस कर देगा, यानी कि कलर उड़ा देगा। तो कई प्रकार से काम आएगा। अब कलर उड़ा देगा, या इसका काफी हद तक देखें तो सफाई में काम प्रयोग कर सकते हैं। जो डिटर्जेंट जो बनाए जाएंगे उसमें थोड़ा सा सल्फर मिलाएंगे तो वो कपड़ा आपका चमका देगा, साफ कर देगा, गंदगी उड़ा देगा।
कलर्स को उड़ाने के लिए, बहुत सी चीजों में प्रयोग किया जाएगा। मतलब ये एक ब्लीचिंग एजेंट है ना, तो ये साफ करने में प्रयोग किया जाएगा, ब्लीच करने में प्रयोग करा जाएगा, व्हाइटनर करने में प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से कई चीजें इसमें देखा जा सकता है। हाँ, नोट्स दिख रहा है? ठीक, आगे देखते हैं। एक एक वर्ड समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि मैं गति बहुत नहीं लेता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जिस चीज को पढ़ा जाए उसको अच्छे से क्लियर कर लिया जाए। ठीक है? तो एक एक वर्ड समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आज मैं तो समझा दे रहा हूँ, फिर भविष्य में कोई नहीं समझाएगा। ये नोटिस कर लीजिएगा। हाँ, अब देखिए हाइड्रोजन के साथ सल्फर के मिलने से क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। हाइड्रोजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड के रिएक्शन से सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि यही जो है वो एसिड रेन के महत्वपूर्ण तत्व का काम करते हैं। जो वायु की ओर ऊपर उठकर, अब सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है? हाइड्रोजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड के रिएक्शन से सल्फर ट्राइऑक्साइड पैदा हुआ जो हल्का हो गया। हल्का होने की वजह से एटमॉस्फेयर में ये ऊपर की ओर उठने लगा, ऊपर उठ के जाने लगा, और ये ऊपर सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ट्राई है यानी कि भूखा प्यासा है, O3 है, यहाँ पे 3O है, यानी अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड है तो ये अपने आप को सैचुरेट होने की कोशिश करेगा, और जैसे ही ये बादलों के पास पहुंचेगा वहां से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल यानी वाटर ड्रॉपलेट्स पा जाएगा, और बस फिर क्या, पानी पी के सैचुरेट हो जाएगा और बादल के बेड पे सूख जाएगा, यानी बादल के बेड पे रिएक्ट करके वो हाइड्रोक्सिल के साथ ऐड होकर, सल्फर ट्राइऑक्साइड हाइड्रोक्सिल के जुड़ने से सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, बस H2 कर, अब क्या करेगा? ऐश करेगा, H2 कर, ठीक है, H2SO4, ठीक है। बादलों के बेड में अवशोषित होकर नीचे ये एसिड चपक जाएगा। अब बादल है उसमें ये रिएक्ट होकर एसिड के रूप में बादलों के बेड में चपक कर अब घूम चला, आगे बढ़ चला। पता चलेगा कि जैसे ही दो बादल टकराएंगे, बादलों से पानी की वर्षा होगी, वर्षा के साथ साथ जो है ये जमीन पर आ जाएगा। फिर उसके बाद ताजमहल के ऊपर गिरेगा और ताजमहल की संगमरमर की दीवारों को गलाना झराना शुरू कर देगा। देखते देखते साथ ताजमहल पीला पड़ने लगेगा और फिर ताजमहल की खूबसूरती गायब होने लगेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देगा कि ताजमहल को बचाने के लिए, उसकी खूबसूरती को बचाने के लिए एसिड रेन की गिराव का कारण माना जाता है, इसलिए 200 किलोमीटर तक जितनी कंपनियां, फैक्ट्रियां, कल कारखाने सबको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए, और 200 किलोमीटर तक, तो 200 किलोमीटर तक जितनी फैक्ट्रियां थी उनको बंद करा दिया जाए। अम्लीय है, एसिड रेन, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है ना। हाँ, याद आते हैं। अभी क्या दिख रहा है? नोट दिख रहा है?
यस सर दिख रहा है। हाँ, तो वायु की ओर उठकर बादलों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जो अम्लीय वर्षा, षटकोण वाला शा कर लीजिएगा, टाइपिंग एरर है, वर्षा कारण बनता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसका फॉर्मूला भी बना दिया है ताकि आप लोग थोड़े से केमिस्ट्री के ज्ञानी हो जाए। ठीक है, ज्यादा फॉर्मूला पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जल वाष्प के साथ प्रतिक्रिया के उपरांत सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक तो ये, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों जब ऊपर पहुंचते हैं आकाश में तो बादल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर ये पा जाते हैं पानी, और पानी के साथ रिएक्ट करके ये हो जाते हैं लिक्विड, डाइल्यूटेड एसिड के रूप में बदल जाते हैं और डाइल्यूट होकर बादल में चिपक जाते हैं। देन आफ्टर जब बारिश होती है तो ये जो बादलों के द्वारा संघनित कर लिया जाता है जाने के उपरांत वर्षा के माध्यम से भूमि पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब देखिए क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन का स्तर है, 3 स्तर में यह सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो यहाँ पर एक एक स्तर को मैंने दिखाया है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये स्तर पहला है, सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्ट करता है, HOSO2 बनता है। ये ज्यादा देर नहीं रुकता है, ये थोड़ी ही देर में H2O यानी वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भारी हल्का होता है, और आप देख रहे हैं O3 है और Sp सिंगल है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करता है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड के रूप में हल्के होने की वजह से आकाश में ऊपर की ओर उड़ने लगता है। अब ये ऊपर की ओर निकल पड़ा, ठीक है, ऊपर की ओर जाने लगा, ऊपर पहुंचा और ये बादलों के साथ रिएक्ट करने लगेगा। ये बादल हैं, ये बादलों के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, SO3 H2O, अब H2O यानी पानी मिल जाएगा। अब H2O जैसे ही पानी मिला SO3 को, वो बन गया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण हो गया। और सल्फ्यूरिक एसिड रेन के द्वारा जमीन पे गिरेगा, और एसिड है, पत्थर गलाएगा, झराएगा। इसीलिए जो पहली बारिश अक्सर होती है तो ये कहा जाता है कि आपको बारिश भी बचना चाहिए, क्योंकि काफी दिनों के बाद बारिश हुई है और सल्फ्यूरिक एसिड चिपका हुआ है और वो आपके बॉडी के ऊपर गिरेगा। तो देखा जाता है कई बार जो है वो चिकित्सा पड़ जाता है, हाथों पर दाने निकल आते हैं, वहां से फूटते हैं। अक्सर देखिए पहली बारिश में भीग जाए तो वहां से फूटते हैं, चिकित्सा पड़ जाता है, दाने निकल आते हैं, बहुत चिचिराने लगता है। ये सब एसिड की कमाल है, ये सारा कुछ एसिड की वजह से है। ठीक है, पत्थर देखिए, जमीन देखिए रूखी रूखी हो जाती है। मार्बल तो वाइट है, दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप जो साधारण जमीन है उस पर देखिए, बारिश हुआ, छत की जमीन देखिए, वो बहुत ज्यादा करीब वो सूखी रूखी हो जाती है। अंदर घर की जमीन आपकी मुलायम रहेगी, लेकिन छत की जमीन रूखी हो जाती है। क्यों? बारिश का पानी गिर रहा है, बारिश के पानी में एसिड है, तो एसिड उसको रूखा सूखा कर देता है। बहुत बड़ा रोल अदा करता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अब ये पूछा गया है, ये दूसरा वाला पॉइंट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो हाइड्रोक्सिल से रिएक्ट करता है और बनाता है HNO3। HNO3 जो है वो है सीधा सीधा नाइट्रिक एसिड, और HNO3 जो है वो भी अब बादलों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब हाइड्रोक्सिल से मिलेगा तो क्या बनेगा, HNO3। हाइड्रोक्सिल से कहाँ मिल जाएंगे, उसे मिल जाएंगे बादलों में, पानी में। परिणाम स्वरूप क्या होगा, परिणाम स्वरूप नाइट्रिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों ही उतने बराबर खतरनाक हैं पत्थरों को झराने और तमाम प्रकार से। तो सल्फ्यूरिक, ये एसिड रेन के दोनों महत्वपूर्ण एसिड हैं। कौन, ये क्वेश्चन आया था, एसिड रेन के महत्वपूर्ण एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अभी नाइट्रिक एसिड कैसे पैदा होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था। इसका निर्माण उच्च ताप के दहन से होता है। उच्च ताप के दहन यानी 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक अप्रोक्सीमेटली ईंट भट्टों में इतना तापमान पाया जाता है जिसमें ईंट पक्की की जाती है, कच्ची ईंटों को। तो जो बड़े बड़े ब्लास्ट फर्नेस लगाए जाते हैं, ईंट भट्टे लगाए जाते हैं, वह 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। उस तापमान पे भट्टे
इतने गर्म हो जाते हैं, इतने गर्म हो जाते हैं कि वहां से जैसे ही जो है अंदर के एटमॉस्फेयर में काफी तापमान से बढ़ने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पैदा होते हैं, ठीक है। और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हल्के होने की वजह से, गर्म में मॉलिक्यूल्स पहले, हल्के होने की वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड ऊपर की ओर निकल पड़े। अब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे ही ऊपर पहुंचे, बादलों में या वाटर वेपर से रिएक्ट करा और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो, नाउ ये हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। तो क्वेश्चन आया था कि उच्च ये नाइट्रोजन ये का पनपना कैसे होता है, नाइट्रोजन कैसे विकसित होता है। तो उच्च ताप पर दहन पर नाइट्रोजन का विकास होता है, क्लियर। नाइट्रोजन के ऑक्साइड विकसित होते हैं उच्च ताप के दहन पे। तो ये नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा है, लेकिन उच्च ताप के दहन पे और नाइट्रोजन के ऑक्साइड विकसित होंगे, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक एसिड में परिवर्तित हो जाएंगे जैसे वो हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेंगे, क्लियर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं स्मॉग की। एक दिन मैंने आपको स्मॉग समझाया था, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा स्मॉग क्या है, आप कितना जानते हैं, याद है कि नहीं याद? कोहरा और कुछ? It's a smoke plus fog. पिछली बार पढ़े तो चंतना के बोल देते हो, पता है। और लोग नए लोग बोले तो नहीं सर, हमें पहले से पता था। हाँ, फॉग है, कोहरा है। स्मॉग क्या है? देखें जो चुप्पा साधे हैं, कौन कौन भागे हैं। अरे बाप रे, इतने लोग। वीडियो ऑफ करें। पुनीता तुम रिमूव, नेहा तुम्हें भी रिमूव, सुशोभिता तुम्हें भी रिमूव कर रहे हैं। इंदु को तो परमानेंटली रिमूव ही कर देते हैं लगे हाथ। इंदु रिमूव्ड। नहीं सर क्लास ले रही हूँ सर, कुछ काम कर रही हूँ इसलिए वो किया है। और क्लास में काम भी हो रहा है, ये होता है क्लास। सर बड़े ऑड टाइम पे आप क्लास रखते हैं सर, बहुत से काम रुके रहते हैं बीच में। कोई भी टाइम हो क्लास करिए उसे पूरा मनोयोग के साथ। हाँ चलो इंदु तुम भी आ जाओ, प्रकट हो, भागो नहीं। और कहाँ गए सब लोग? 14 आती हैं, 14 में तो लोग यहीं पे बैठे हैं। सब प्रकट नहीं हो पाएंगे सर, प्रकट नहीं हो पाएंगे। 13 लोग क्यों आए हैं आज? और लोग कहाँ हैं? क्लास नहीं अच्छी लग रही है क्या? स्लीपिंग।